सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान को ट्रंप ने दी आज़ाद कराने की धमकी, अटैक की प्लानिंग शुरू। ईरान ने दी दुश्मन को उसी की लगाई आग में झुलसा देने की वार्निंग। गजा में फिर शुरू हो सकती है जंग, नए मिलिट्री ऑपरेशन का राज हुआ फाश। गजा इंटरनेशनल फोर्स में शामिल होना चाहता है बांग्लादेश, लेकिन रोल पर सस्पेंस बरकरार। अलेप्पो से 15 साल बाद कुर्द फोर्सेस की टोटल विदाई, अल शरा की फौज का दबदबा बढ़ा। सीरिया में आईएसआईएस पर अमेरिका का हैवी साइज हमला, 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ने 35 जगह मचाई तबाही। और सूडान में जंग का नया मोड़, आर्मी ने इलाका छीना, सैकड़ों सिविलियन किए आजाद। शुरुआत करते हैं शो की। हेडलाइन से कहीं ज्यादा होंगी खबरें, काफी अहम है, बहुत सी खबरें। ईरान आजादी चाहता है, अमेरिका मदद के नाम पर जंग का इशारा दे रहा है। ईरान इस वक्त इस्लामी निज़ाम की कैद से बाहर निकलना चाहता है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, मेरा नहीं। 10 जनवरी की रात ट्रंप ने एक बयान जारी करके सनसनी फैला दी और लिखा कि ईरान आज़ादी पाने के लिए इतना ज़्यादा बेकरार दिख रहा है जितना पहले कभी नहीं दिखा, और अमेरिका उसकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अमेरिका की हेल्प का मतलब दोस्तों अक्सर मिलिट्री दखल होता है, जंग और उस मुल्क की तबाही होता है। ये दुनिया पहले भी देख चुकी है, ये दुनिया और नहीं देखना चाहती। इसी के साथ ये खबर भी सामने आई है कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ईरान पर अटैक को लेकर प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सिचुएशन और बिगड़ी ईरान की, तो ईरान पर किस तरह से हमला करें कि उसे कंट्रोल किया जा सके, इस पर सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप की धमकियों को अमल में लाने के लिए शुरुआती लेवल पर अटैक प्लान पर डिस्कशन हो चुका है, डन। ये ईरान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, बल्कि बेहद खतरनाक इशारा है। जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा, उन्हें जून याद रखना चाहिए। इन्होंने ही हमला किया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस अमेरिका में खुद प्रोटेस्ट दबाने के लिए ट्रंप की फोर्सेस सख्ती कर रही हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के प्रोटेस्टर्स से कह रहे हैं कि हम आपकी मदद के लिए आ सकते हैं, आप तो आज़ादी चाहते हैं। और अमेरिका वाले, सवाल यह है कि जब अमेरिका अपने मुल्क के लोगों की आवाज़ को कुचल रहा है, तो फिर दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलों में इतनी बेचैनी क्यों? जवाब सीधा है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत, वहाँ का निज़ाम अमेरिका के इशारों पर नहीं चलता, कठपुतली नहीं है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा, ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, शायद पहले से कहीं ज़्यादा। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। उन्होंने पिछले हफ्ते कई बार ये भी कहा कि अगर ईरानी निज़ाम ने प्रोटेस्टर्स पर जोर ज़बरदस्ती की, तो अमेरिका मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका में आप क्या कर रहे हो, सीधे तो गोली मार दी थी, एक औरत ने सिर्फ गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का प्रोटेस्टर्स को हवा देने वाला है, साथ ही ईरानी निज़ाम पर सीधा प्रेशर बनाने की कोशिश भी है। कुल मिलाकर तस्वीर तो साफ है, बात आज़ादी की हो रही है, लेकिन रास्ता जंग की तरफ जाता दिख रहा है। और अमेरिका की ऐसी मदद, सो कॉल्ड हेल्प, का अंजाम क्या होता है, ये इराक, लीबिया और अफगानिस्तान पहले ही बता चुके हैं। ईरान के लोगों को ये हेल्प नहीं लेनी चाहिए। दुआ है कि दुनिया ऐसी मदद से हमेशा महरूम रहे। ईरान से एक और खबर अहम है। ईरान में आग लगाने वाले अपनी ही आग में जल जाएंगे, ये खुली वार्निंग तेहरान की तरफ से आ गई है, जिसके कई मायने भी हो सकते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का सख्त बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो लोग ईरान में दंगे भड़काने और आगजनी फैलाने का खेल खेल रहे हैं ना, आखिरकार वही लोग अपनी ही आग में झुलसेंगे। ये बयान साफ इशारा देता है कि ईरान के खिलाफ जो साजिश की बिसात बिछाई गई है, उसमें मात दुश्मनों को ही मिलने वाली है। यानी फिर तो इस मात के लिए ईरान ने बड़ी तैयारी भी कर रखी होगी दोस्तों। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका और इस्राएली हुकूमत खुले तौर पर उन दंगाइयों का सपोर्ट कर रहे हैं जो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट को अराजकता में बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि खुद अमेरिका के साबिक CIA चीफ माइक पोम्पियो ने पहले ही इस बात को कंफर्म कर दिया है कि मोसाद का इन दंगों में रोल है,
تو ہاتھ کنگن کو کیا آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. ایران میں تو کوئی پڑھا لکھا نہ بھی ہو تب بھی فارسی بولتا ہے, اور اسے فارسی میں فر 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 پڑھنا اور بولنا آ رہا ہے کہ ایران میں جو دنگے ہو رہے ہیں وہ ہو نہیں رہے, کروائے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے. موساد تو وہاں ایکٹیو ہے. اسی دوران ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ یہ غلط فہمی نہ پالے کہ جو ہتھ کنڈے اس نے دوسرے ملکوں پر آزمائے وہی ایران پر بھی کام کر جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام پوری طرح چوکنی ہے اور ملک کا دشمن چونی ہے. ملک کو ڈسیبل کرنے والے کی ہر کوشش کا جواب دیا جائے گا. کل ملا کر دوستوں, ایران کا میسج صاف ہے. اب باہر سے لائی جا رہی جو آگ باہر سے لائی جا رہی ہے وہ آ تو رہی ہے, لیکن اگر کھیل بڑھا تو لپٹیں سازش کرنے والوں تک بھی ضرور پہنچیں گی. اس کے کئی معنی ہیں. بات غزہ کی, جہاں پھر سے جنگ شروع ہو سکتی ہے. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. اس کے لیے اسرائیل نے ایک نئے ملٹری آپریشن کا پلان تیار کر رکھا ہے. یہ آج کی ایک اور ہلا دینے والی خبر ہے. دوستو, غزہ میں ایک بار پھر حالات تیزی سے جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہیں. سیز فائر ختم ہو سکتا ہے اور امیدیں بھی. اندر خانے تیاری چل رہی ہے اور خون خرابے کا سلسلہ دوبارہ بڑے لیول پر شروع ہونے کا خطرہ منڈرا رہا ہے. خبریں بتا رہی ہیں کہ بنجامن نتنیاہو اور اس کی آرمی مارچ 2026 میں غزہ کے اندر ایک نیا ملٹری آپریشن لانچ کرنے کی پلاننگ کر چکے ہیں. بس امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ سے ہری جھنڈی ملنے کا انتظار ہے. جیسے ہی اشارہ ملا غزہ میں تباہی کا دور پھر سے شروع ہو سکتا ہے. ایسا نہ ہو, ہماری دعا ہے, لیکن جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے. 11 جنوری کو ہی یہ خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر میں جو پوری رپورٹ ہے اس کے مطابق حماس نے یہ سگنل دیا ہے کہ وہ غزہ کی اپنی سویلین حکومت کو ختم کرنے اور پاور چھوڑنے کو تیار ہے ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کے لیے. لیکن ہتھیار ڈالنے کے سوال پر معاملہ اٹکا ہوا ہے اور یہی پوائنٹ اگلی جنگ کی وجہ بن سکتا ہے. وال اسٹریٹ جرنل, امریکن اخبار, اس کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف حماس دونوں زمین پر اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں کیونکہ ملٹری ٹکراؤ دوبارہ شروع ہونے کے خدشے بڑھتے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں حماس کہاں سے کرے گا تیاری؟ پوری روٹیاں تک تو نہیں آ رہی ہیں, گولیاں کہاں سے آ رہی ہوں گی؟ امریکہ اور اسرائیل کی ضد ہے کہ حماس پوری طرح سے ہتھیار چھوڑے. اسی شرط کو ہی سیز فائر اور آگے کی پولیٹیکل ڈیل کی بنیاد بتایا جا رہا ہے. لیکن حماس نے صاف اشارہ کر دیا ہے کہ وہ صرف ہیوی ہتھیار چھوڑنے پر سوچ سکتا ہے, ہلکے ہتھیار کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا کیونکہ جنگ رکنے کے مکمل ختم ہونے کے بعد بھی غزہ کی سیکیورٹی تو کرنی ہوگی, وہ تو ہمیں ہی کرنی پڑے گی, اس کے لیے ہتھیار چاہیے. رپورٹس کے مطابق حماس کے پاس ابھی بھی تقریباً 60,000 رائفلز ہیں, AK-47 بھی شامل ہیں, اور اس کے پاس 20,000 فائٹرز لڑاکے بھی موجود ہیں. اسی بیچ حماس اپنی تباہ ہو چکی ملٹری طاقت کو دوبارہ کھڑا کرنے میں جٹا ہے. رپورٹ کہتی ہے خاص طور پر انڈر گراؤنڈ ٹنل نیٹ ورک کو ریبلڈ کیا جا رہا ہے. ہاں, کیونکہ یہ سرنگیں ہی حماس کی زندگی ہیں, لیکن پابندیوں کے بعد انہیں بنانے کا مٹیریل اندر آنا تو ناممکن ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آ بھی رہا ہے؟ یہ سوال بھی پوچھا جانا چاہیے. اسرائیلی آفیشلز کے حوالے سے کہا گیا کہ نئے فنڈ آنے کی وجہ سے حماس اپنے فائٹرز کو پھر سے ریگولر سیلری دینے لگا ہے. اسرائیل کا دعویٰ ہے. دوسری طرف یہ قبضے والی فوج آکوپیشن آرمی, اس نے بھی نیا گراؤنڈ آپریشن تیار کر لیا ہے. IDF کا جو چیف ہے ایال زامر, وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ فورسز کو بڑے پیمانے پر حملے کے لیے ریڈی رہنا ہوگا, تیار رہنا ہوگا. دوستو, ہتھیار ڈالنے کی ضد اور حماس کے انکار کی لائن نے آنے والے دنوں کو بے حد سینسٹیو بنا دیا ہے. مضبوط امریکی دھمکیوں اور کھلے ملٹری موومنٹ کے بیچ اب جنگ کا آپشن بھی پوری طرح ٹیبل پر ہے. اگر بات چیت فیل ہوئی, اگر ڈپلومیسی فیل ہوئی تو غزہ پھر سے آگ میں جھونک دیا جائے گا. غزہ میں انٹرنیشنل فورس میں شامل ہونے کو بنگلہ دیش بےتاب ہے. غزہ کو سٹیبل کرنے کے نام پر بنائی جا رہی انٹرنیشنل فورس میں شامل ہونے کی خواہش بنگلہ دیش نے جتا دی ہے. بنگلہ دیش نے صاف کہا ہے کہ اس نے امریکہ کو یہ میسج دے دیا ہے کہ وہ غزہ میں تعینات ہونے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننا چاہتا ہے. بنگلہ دیشی حکومت کے مطابق اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خلیل الرحمان نے
वॉशिंगटन में अमेरिकी डिप्लोमेट्स एलिसन हुकर और पॉल कपूर से मुलाकात की। पॉल कपूर नाम है, और इन लोगों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई। स्टेटमेंट में कहा गया कि खलीलुर रहमान ने उसूलन गजा में तैनात होने वाली इंटरनेशनल फोर्स में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की दिलचस्पी को जाहिर किया। हालांकि बांग्लादेश किस तरह की हिस्सेदारी चाहता है, कितने लोग भेजे जाएंगे बांग्लादेश की तरफ से, या उनका रोल क्या होगा, इस पर कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ये सब पोशीदा है। कुल मिलाकर गजा को लेकर जो ग्लोबल प्लानिंग चल रही है, उसमें बांग्लादेश भी अपना नाम दर्ज कराने की लाइन में खड़ा नजर आ रहा है। अब बात सीरिया के शहर अलेप्पो की, जहां एक बड़ा उलटफेर हो गया है। जिन लोगों का सालों से कब्जा था, वो कब्जा अब खत्म हो गया है। अलेप्पो से कुर्द फोर्सेस की विदाई हो गई है। सीज फायर पर अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अल-शरा की फोर्स का दबदबा कायम हो गया है। सीरिया के शहर अलेप्पो से कुर्द लीडरशिप वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ ने आखिरकार अपना बोरिया बिस्तर समेट ही लिया। एसडीएफ के चीफ मजलूम अब्दी ने ऐलान किया है कि सीज फायर पर रजामंदी बन गई है, ताकि चारों तरफ से घिरे हुए सिविलियंस और एसडीएफ के फाइटर्स को सेफ तरीके से बाहर निकाला जा सके। अगर ये सीज फायर नहीं होता तो एसडीएफ की और तबाही होती और लड़ाके मारे जाते, क्योंकि सब घिरे हुए थे। सीरिया की सरकारी टीवी के मुताबिक आज इतवार को एसडीएफ के आखिरी लड़ाके भी अलेप्पो छोड़कर निकल गए। ये सब उस सीज फायर डील के बाद हुआ जो कई दिन की खूनी झड़पों के बाद सामने आई। ये निकलना अलेप्पो के उन इलाकों से कुर्द फोर्सेस की पूरी विदाई मानी जा रही है जिन पर वो 2011 से चल रही सीरियाई जंग के शुरू से काबिज थे। कब्जा छूट गया है 15 साल बाद। हालांकि नॉर्थ ईस्ट सीरिया के बड़े हिस्से में अब भी कुर्द फोर्सेस का सेमी ऑटोनोमस कंट्रोल बना हुआ है। अलेप्पो में हुई इस लड़ाई ने सीरिया की सबसे बड़ी दरार को और गहरा कर दिया है। जहां प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा की लीडरशिप जो है वो मुल्क को जोड़ने की बात कर रही है, वहीं कुर्द फोर्सेस उनकी इस्लामिस्ट लीडरशिप वाली हुकूमत को लेकर अब भी शक में हैं। हालात फिलहाल थमे जरूर हैं, लेकिन जमीन पर टेंशन अभी खत्म होती नहीं दिख रही। अल-शरा के लिए आगे अभी कई तूफान आने बाकी हैं। सीरिया में आईएसआईएस पर अमेरिका ने एक हैवी साइज एयर अटैक किया है। 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल रहे इस अटैक में और 35 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया। दोस्तों, सीरिया में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट जो दहशतगर्द तंजीम है उसके खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कंफर्म किया है कि पार्टनर फोर्सेस के साथ मिलकर पूरे सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। अमेरिकी मिलिट्री अफसरों के हवाले से आई रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस ऑपरेशन में आईसिस की 35 से ज़्यादा लोकेशंस पर हमला किया गया और 90 से ज़्यादा प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया। आईसिस का जिक्र जब भी आए उसे एंटी इस्लाम दहशतगर्द तंजीम आईसिस कहा करें। मैं भी अब से यही कहूँगा, और इसे बनाने वाले भी इस्लाम के दुश्मन हैं, असली आतंकवादी वही हैं। इस पूरे एयर कैंपेन में 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे, जिनमें F-15E फाइटर बॉम्बर, A-10 अटैक जेट्स, AC-130J गनशिप और MQ-9 जैसे ड्रोन भी शामिल थे। इतना ही जॉर्डन के F-16 फाइटर जेट्स भी इस ऑपरेशन में हिस्सा रहे। सेंटकॉम का कहना है कि ये कार्रवाई आईएसआईएस की बची खुची कैपेबिलिटी को ख़त्म करने के मकसद से की गई है, ताकि वो दोबारा सिर ना उठा सके। सूडान की जंग में एक नया मोड़ आ गया है। आर्मी ने इलाका वापस ले लिया है, एक बड़ा ख़ास इलाका, और सैकड़ों आम लोगों को आज़ाद भी करवाए जो कैद थे। सूडान में चल रही जंग अब भी थमी नहीं है। इस जंग को शुरू हुए 1000 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आर्मी और आरएसएफ के बीच लड़ाई और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। इसी जंग के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। सूडानी आर्मी ने नॉर्थ कोर्डोफान इलाके में एक शहर कुलैब पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये वही इलाका है जहां पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ ने आम लोगों को होस्टेज बनाकर, बंधक बनाकर रखा हुआ था। आर्मी के इस ऑपरेशन के बाद सैकड़ों सिविलियंस आज़ाद कराए गए। इनमें दर्जनों लोग तो ऐसे थे जिन्हें ज़बरदस्ती हिरासत में रखा गया था। कोर्डोफान रीजन पिछले कई महीनों से जंग का बड़ा मैदान बना हुआ है। यहाँ आर्मी और आरएसएफ के बीच आमने सामने की लड़ाइयाँ हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ा है।
सूडानी आर्मी ने यह भी दावा किया कि बीते एक हफ्ते में उसने आरएसएफ के सैकड़ों लड़ाकों को मार गिराया और आरएसएफ की करीब 240 फाइटिंग गाड़ियां तबाह कर डाली। इस पूरी सिचुएशन से यह साफ होता है कि सूडान की जंग अब सिर्फ फौजी टकराव नहीं रही, ये जंग आम लोगों की जिंदगी, उनकी आज़ादी और उनके महफूज निकलने के हक पर सीधा असर डाल रही है। हर बार जब कोई इलाका हाथ बदलता है तो उसके साथ सैकड़ों खानदानों की किस्मत भी बदल जाती है। कभी इधर वाले मारते हैं तो कभी उधर वाले मारते हैं। कुल मिलाकर कुलैब पर कंट्रोल वापस लेना सूडानी आर्मी के लिए एक फौजी कामयाबी है, लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जब तक ये जंग खत्म नहीं होती तब तक सूडान के आम लोग इसी तरह इस टकराव के बीच फंसे रहेंगे। यमन में हुकूमती फोर्सेस का कंट्रोल बढ़ गया है। कई अहम इलाकों के कैंप्स उसने अपने कब्जे में ले लिए हैं। यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के हेड रशाद अल अलीमी ने दावा किया है कि हुकूमती फोर्सेस ने हदरमौत, अलमहरा, अदन और बाकी तमाम लिबरेटेड गवर्नरेट्स में मौजूद अहम कैंप्स पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। जिन्होंने कंट्रोल हासिल किया है वो सऊदी अरब की हिमायत वाले। आपको ऐसे समझा दूँ, अल अलीमी के मुताबिक ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है और ज़मीन पर सिक्योरिटी सिचुएशन को मजबूत करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब साउथ यमन में पावर स्ट्रगल और अलग अलग फोर्सेस के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही। एक शो, एक वीडियो, चाहे उसमें 10 जगह की खबरें लें या सिर्फ एक ही मौजू पर बात करें, उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है और ख़बर को आपकी आसान ज़ुबान में बनाना पड़ता है ताकि आपको समझ आ सके। इसलिए वीडियो मैं कम डालता हूँ। मैं क्वालिटी पर ध्यान देता हूँ, क्वांटिटी पर नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा अपने आप से नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खबर बोले और आप खबर तक रहें। मेरा मकसद आपके सामने चीख चिल्ला के या किसी को गाली दे के या कुछ करके अपना एजेंडा सेट नहीं करना है ताकि आप मेरी तरह सोचने लगें। आप खबर सुनिए, अपनी सोच खुद डेवलप करिए। अशरफुल मखलूक़ात है, उसने सबको बराबर दिया है। तो एक सही खबर बनाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और किसी के भी दुनिया में कोई सोर्सेज है नहीं कि रिपोर्टर वहाँ खड़ा हो मेरे जैसों का। आप बताओ किसका खड़ा है रिपोर्टर ईरान में, सऊदी में, गज़ा में, जो वहाँ से कहेगा हेलो हेलो यहाँ ये हालात है, मैं चुप बैठ जाऊँ? नहीं, मुझे ही पढ़ना पड़ता है सबको। दुनिया भर में अखबारों से, एजेंसी से खबर उठानी पड़ती है, सोर्सेज से उठानी पड़ती है, तब जाकर एक प्रोग्राम बनता है। तो उसमें देर लगती है, 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे। इसलिए क्वालिटी प्रोग्राम बनाने में देर लगती है, वीडियो कम आते हैं। वरना मैं बहुत धड़ल्ले से वीडियो डालूँ, फ़ायदा कमाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो ये प्यार बना हुआ ना कंटिन्यू, उसकी वजह ये है कि मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत के बाद ही तो फल मिलता है, जो मिल रहा है आपकी दुआ और मोहब्बत की शक्ल में। सलामत रहिए, खुश रहिए, सलाम कबूल कीजिए।